हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग एक साइंटिस्ट था, उसने इंटरफेरेंस के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जनरली पॉइंट सोर्स और वाइट लाइट को लेकर यूज किया गया था, लेकिन हम लोग इसको मोनोक्रोमेटिक लाइट और स्लिट को लेके अभी समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मेरे पास एक स्लिट है। स्लिट क्या होती है? कार्डबोर्ड लो, गत्ता, उसमें एक कट डाल दो ऐसे लाइन, और लाइट डालो तो लाइट एक लाइन सोर्स दिखाई देगा आपको। तो वैसे ही हमने बनाया सोर्स, समझ रहे हो। यहाँ से लाइट गई और आपको बताया था स्लिट के डिवीजन से जो सोर्स बनेगा, एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स ऑब्टेन किया, कोहेरेंट सोर्स हो गए। अब यहाँ से जो लाइट जाएगी वो लाइट आपस में इंटरफेयर करेगी। यहाँ से जो लाइट जा रही है वो लाइट आपस में इंटरफेयर कर रही है। किस टाइप से इंटरफेयर करेगी? कुछ पॉइंट्स के ऊपर एक सोर्स की वेव ऐसे आएगी, मान लो इसकी, और एक सोर्स की वेव ऐसे आएगी। तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरे, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है और इंटेंसिटी बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंजेज। तो ये देखो, ये ब्राइट फ्रिंज बना रखी मैंने इस टाइप से, समझे मेरी बात। तो ब्राइट फ्रिंज, बी फॉर ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब वो पोर्शन जो ब्राइट है, ठीक है। कुछ पोजीशन यहाँ पे ऐसी आएंगी जहाँ पे एक वेव की क्रस्ट और ट्रफ, दूसरी वेव इस टाइप से गिरेगी कि वो ऐसे आए, समझ रहे हो, क्रस्ट और ट्रफ। तो या तो ये एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, नेट जीरो। और अगर ये ए ना हो के बी है तो कुछ डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर दोनों का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल है, कल डिस्कस किया था हमने, तो डार्क फ्रिंज एग्जैक्टली डार्क होगी। और अगर दोनों का कुछ है तो कुछ हल्की सी ब्राइटनेस बचेगी, है ना, मिनिमा। इसको बोलते हैं मैक्सिमा और इनको बोलते हैं मिनिमा, क्योंकि मिनिमा में कुछ ब्राइटनेस हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इंटरफेरेंस के लिए याद करो, मेन कंडीशन क्या थी? सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए, दोनों में पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो पूरा ही रूम ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट डार्क फ्रिंजेज नहीं बन पाएंगी, क्योंकि एक टाइम जो मैक्सिमा आ गया उसी टाइम वो दोबारा से मिनिमा हो जाएगा, फिर मैक्सिमा। और ये 1 नैनोसेकंड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। हमारी आई इतने कम टाइम को देख नहीं सकती, विजुलाइज नहीं कर सकती, समझ रहे हो ना। इसलिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो किसी पोजीशन पे क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरेगा तो मैक्सिमा, क्रस्ट पे ट्रफ गिरेगा तो मिनिमा, क्रस्ट पे ट्रफ मिनिमा, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस टाइप से स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमा मिनिमा बन सकते हैं। यंग्स ने ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या, स्लिट को लेके क्लियर? ओके, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको। एक सिंगल सोर्स से डबल सोर्स ऑब्टेन किया, ये कोहेरेंट सोर्स हो गया, और फिर हमने ऐसे लगाया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, अगर हम पॉइंट होल लेके चलें, मान लो ये सोर्स, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये S1 ये S2, इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस कैपिटल S मान के चलते हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर ये स्क्रीन जिसके ऊपर फ्रिंजेस बनेंगी। तो जनरली क्या होगा, देखो ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्रस्ट, और ये देखा जाए तो ये ट्रफ, डॉटेड लाइन क्रस्ट, फिर से क्रस्ट और फिर से ट्रफ, इस टाइप चलेगा। अब इसी टाइप से मैं जस्ट रफली बता रहा हूँ, इसी टाइप से यहाँ पे ये ऐसे बनेंगे, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। फिर से ऐसे बनेंगे, ये ऐसे सॉलिड डॉटेड, सॉलिड डॉटेड, सॉलिड डॉटेड, बात समझ में आ गई। इसी टाइप से इसके लिए सॉलिड डॉटेड और ये सॉलिड डॉटेड, सॉलिड डॉटेड, सॉलिड डॉटेड, सॉलिड डॉटेड और ये सॉलिड।
तो आप देख पा रहे हैं किसी किसी पॉइंट्स के ऊपर ये कट हो रहे हैं इस टाइप से। देखो ये सॉलिड से सॉलिड यहाँ टकराएगी, इसका मतलब क्रस्ट, सॉलिड का मतलब क्रस्ट, इसका मतलब ट्रफ। तो सॉलिड से सॉलिड जहाँ टकराई वो क्रस्ट, और डॉटेड से डॉटेड यहाँ टकराई वो ट्रफ। तो ये मिनिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए। तो इसी टाइप से ये सब मिलेंगे और स्क्रीन पे जाके मिनिमा और मैक्सिमा बनाएंगे। जैसे ये दिस इज ब्राइट फ्रिंज, दिस इज डार्क फ्रिंज। सेंट्रल पे हमेशा ब्राइट बनेगी, ध्यान रखना। इसको मैं लिख सकता हूँ सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क। हम प्रूव करेंगे सेंटर पे ब्राइट क्यों होती है, फिर ब्राइट। और बताया था सेंटर ब्राइट क्यों, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्रस्ट पे ट्रफ, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, बहुत कम। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको इस टाइप से भी हम शो कर सकते हैं। एग्जाम में कोई नहीं पूछता, जस्ट समझाने के लिए, आपको फीलिंग के लिए थोड़ा सा बताया कि ऐसा होता है। दो सोर्सेज के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी, और इस स्लिट और स्क्रीन के बीच में कैपिटल डी। स्लिट एंड स्क्रीन डिस्टेंस, इसको बोलते हैं स्लिट सेपरेशन। डी क्या होता है? स्लिट सेपरेशन। और कैपिटल डी क्या होता है? स्लिट स्क्रीन डिस्टेंस। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई है। सोर्स। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे क्या पता होना चाहिए हमें, वो ये है कि इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है। जनरली सीबीएसई में एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। सोर्स, ये स्लिट सोर्स, इसका साइज डिवाइड बाई दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस मस्ट बी लेस देन लैम्डा बाई टी। एस क्या है? सोर्स स्लिट विड्थ, स्लिट सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन सोर्स स्लिट्स एंड डबल स्लिट। अब क्लियर हो गया? सोर्स स्लिट और डबल स्लिट में सेपरेशन। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, डी स्लिट सेपरेशन। क्लियर है भाई? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। स्लिट विड्थ इन दोनों का रेशियो, इसका लैम्डा बाई डी से छोटा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो गया तो इंटरफ्रिंजेज गायब हो जाएंगी। इफ इट इज नॉट सो, फ्रिंजेज विल डिसअपीयर। फ्रिंजेज गायब हो जाएंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी। ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में भी है, कई बार आ चुका है। क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर कि इसको इंक्रीज कर दें, इसको डिक्रीज कर दें, बढ़ा दें तो क्या होगा। सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखो, ये कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मेंटेन है तो फ्रिंजेज आएंगे हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लो आपसे कोई कह दे कि हमने एस को इंक्रीज कर दिया, तो बताओ क्या होगा। अगर हम एस को इंक्रीज करेंगे, स्लिट विड्थ बढ़ेगी, ये ज़्यादा चौड़ी होगी तो लाइट ज़्यादा जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी बढ़ेगी। बट एक टाइम के बाद ये रेशो बढ़ता जाएगा और इससे छोटा नहीं रह पाएगा, तो फ्रिंजेस ब्लर्ड हो जाएंगी और फाइनली डिसअपीयर हो जाएंगी। तो व्हेन एस इज इंक्रीज्ड, द रेशियो इंक्रीजेज, ब्राइटनेस ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीजेज, आफ्टर सम टाइम फ्रिंजेस बिकम्स ब्लर्ड, धुंधली हो जाएंगी, एंड एट लास्ट दे विल डिसअपीयर, क्योंकि रेशियो मेंटेन नहीं हो पाएगा, कंडीशन मेंटेन नहीं हो पाएगी। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं, तो कर लेंगे। ओके, तो यंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इससे फ्रिंजेस बनी थी। अब हम इसका मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं कि फ्रिंजेस जो बनी उसकी फ्रिंजेस का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, और सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, कैसे होगा, और वहाँ से कोई दूसरा मैक्सिमा निकालना हो तो क्या करें। तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर या डेरिवेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ठीक है भाई? तो देखो, सपोज करो हमारे पास एक सिंगल स्लिट है और ये वैसे ही हमारे पास डबल स्लिट है, S1 और S2। ठीक है, ये मेरे पास स्क्रीन है,
और ये सेंटर से एक लाइन ली। आपको पता है स्लिट की विड्थ क्या होती है, डी, सॉरी स्लिट विड्थ नहीं, स्लिट सेपरेशन। स्लिट विड्थ तो स्लिट की चौड़ाई, स्लिट सेपरेशन डी, और स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी। इतनी बात समझ में आ गई। हम चाहते हैं सेंटर पे मैक्सिमम बनना है, पता है, चेक करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे इसका। तो ये ओ, ये सी, सेंटर। स्क्रीन के सेंटर मैक्सिमम बनने का, ठीक है। हम यहाँ से कोई भी एक्स डिस्टेंस के ऊपर जो मैक्सिमम या मिनिमम बनेगा उसकी कंडीशन निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है स्क्रीन के ऊपर कोई मैक्सिमम या मिनिमम बनता है तो क्या होता है, पहले पाथ डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस सॉल्व कर लेंगे। तो लाइट जो पहुंचेगी उसके लिए पाथ डिफरेंस, मान लो एक रे यहाँ से पहुंची, एक वेव, और एक वेव यहाँ से पहुंची, पी नाम दे दें। अरे बोलो, S1P S2P, वेव जा रही है यहाँ से, मेरी बात समझ में आ रही है। सिंगल सोर्स, इससे दो कोरेंट सोर्स बन गए, और कोरेंट सोर्स से दो वेव गई, दोनों P पे पहुंची। इसकी डिस्टेंस कम लग रही है, इसकी ज़्यादा लग रही है, तो हम निकालना चाहते हैं पाथ डिफरेंस। और हमने कल के लेक्चर में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस निकाला था। अगर ब्राइट फ्रिंजेज है तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा आया था, और अगर डार्क फ्रिंजेज हैं तो मिनिमा है 2n-1 λ/2। तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन है, यहाँ से निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल केस पढ़ रहे हैं। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट P। मेरी बात समझ में आ रही? P पॉइंट पे जो वेव पहुंचेगी, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं, उससे डिसाइड होगा क्या बनेगा, समझ रहे हो ना। बाकी हम स्लोली करेंगे, कंडीशन हम निकाल चुके हैं। तो पाथ डिफरेंस कुछ भी मान लो, डेल्टा एक्स मान लो या एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एक्स मान लिया, पाथ डिफरेंस कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमने एक्स मान लिया। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा भाई, बड़ी लाइन S2P माइनस S1P। इक्वेशन नंबर 1 मान लें इसको, ठीक है। और पाथ डिफरेंस x मान लिया तो इस डिस्टेंस को y मान लेते हैं, ज़्यादा आसान, वर्टिकल के लिए y, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो पाथ डिफरेंस हमने क्या मान लिया, डेल्टा x। अब S2P निकालो, सुनना ध्यान से। S2P कैसे आएगा, ये टोटल कितना है d, तो ये कितना हो गया d/2, और यहाँ से अगर ये देखा जाए तो ये भी d/2, हाँ ठीक है। तो S2P निकालने के लिए क्या करें, इसको नाम दे दो कुछ भी, Mn दे दिया। तो S2P कैसे आएगा, S2n का स्क्वायर प्लस में Pn का स्क्वायर, S2n का स्क्वायर प्लस में Pn का स्क्वायर, हाँ या ना, अरे बोलो। और इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज की, S2P का स्क्वायर, S2n का स्क्वायर, NP का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। ये ट्रायंगल बन गई हमारी, ये ट्रायंगल बन गई हमारी S2NP, ठीक है ना। ये हो गया y प्लस d/2, ये हो गया d, बन जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ देखो S2n क्या है, d स्क्वायर प्लस Pn, P से C कितना है y, प्लस में d/2 का होल स्क्वायर, और S2P का स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आएगा, रूट। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो S2P क्या आ गया बेटा, यहाँ से d कॉमन ले लो, d स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, d आ जाएगा 1 प्लस 1/d स्क्वायर, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर 1/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यूजिंग बायोनोमियल थ्योरम, बायोनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि पावर आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सिंगल टर्म यूज करते हैं फिजिक्स में, पता है आपको। तो ये जो 1/2 है यहाँ आ जाएगा, S2P इक्वल टू d1 प्लस, ये पावर आगे आ जाएगी 1/2d स्क्वायर y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। S2P आ गया मेरे पास, कोई दिक्कत, किसी टाइप की परेशानी नहीं है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। S2P आपके पास आ गया पाइथागोरस थ्योरम से, इतनी बात ठीक है, समझ में आ गई। पाथ डिफरेंस इक्वेशन 1 आप नोट कर लोगे, ओके। अब
S1P निकालो। तो S1P का स्क्वायर S1M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। बोलो ये ट्रायंगल बन रही है S1MP। यहाँ से यहाँ तक y है, ये d/2 है, ये कितना बच गया y माइनस d/2, ये कितना है d। बात समझ में आई? तो बेटा ये कैसे बनेगा, d का स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 S1P 1/2। बात समझ में आ गई? S1P d स्क्वायर कॉमन लूँगा, पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, d आएगा। ठीक है भाई, 1 प्लस 1/d स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे था नहीं, तो y माइनस d/2 का होल स्क्वायर 1/2। यहाँ फिर से वही यूजिंग बायोनोमियल थ्योरम। बायोनोमियल थ्योरम क्या कहती है, पावर आगे आगे मल्टीप्लाई। तो S1P क्या हो गया, d 1 प्लस 1/d स्क्वायर y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा। तो S2P आपके पास, S1P आपके पास। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखो सेम टू सेम, d का d 1 प्लस 2/d स्क्वायर माइनस आ गया, बस इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, नोट कर लिया होगा। ठीक है भाई, अब देखो पाथ डिफरेंस डेल्टा x, तो S2P माइनस S1P। S2P कितना है, d, ब्रैकेट ओपन कर दो, d प्लस 1/2d y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस S1P क्या आएगा, d माइनस 1/2d सेम आएगा, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। सेम वही बातें आ गई, d से d कैंसिल, 1/2d दोनों से कॉमन। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करो, y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab 2y/d/2, 2 से 2 कैंसिल, y/d। यहाँ देखो बाहर माइनस है, तो माइनस y स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 4 माइनस y/d की जगह प्लस y/d। आई बात समझ में? ठीक है भाई, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, d स्क्वायर बाई 4 से ये कैंसिल, तो 1/2d, अरे बोलो y/d 2y/d, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया y/d। बात समझ में आई? तो यहाँ से हमने देखा पाथ डिफरेंस, डेल्टा x नाम दिया हमने, क्या आ गया y/d। तो पाथ डिफरेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, कितनी सेंटर से कितनी दूर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, मिनिमा की। d क्या है, स्लिट सेपरेशन, कैपिटल D क्या है, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस, ये फिक्स है। y चेंज होगा तो पाथ डिफरेंस चेंज होगा, मतलब यहाँ से जितना ऊपर जाओगे पाथ डिफरेंस चेंज होता रहेगा, हाँ या ना। तो पाथ डिफरेंस d के डायरेक्टली है, पाथ डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, मैं कह सकता हूँ ना, डेल्टा x प्रोपोर्शनल टू d, पाथ डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट सेपरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये जनरल मेथड है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, d मे बी लेस देन d या d कंपेरेबल टू d, कुछ भी हो सकता है। जनरल मेथड है, बहुत काम आएगा, लेकिन फॉर्मूला यही आता है। एक दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं, क्या, इफ, ये मैं करवा रहा हूँ, साइड में नोट कर लीजिएगा इसको, लेकिन डेरिवेशन जब एग्जाम में आए तो एक ही करना, जो अभी करवाया वो कर लेना। इफ़ d इज मच लेस देन d, अगर ये स्लिट सेपरेशन इस d से बहुत छोटा है, बहुत, तो हम एक दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। क्या, ये पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ बड़ा है, कितना बड़ा है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दो, और यहाँ से एक हम डाल सकते हैं सेंटर से रे, मान लो ये थीटा एंगल पे है। पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, परपेंडिकुलर डाल दो, S1 S2 L। पाथ डिफरेंस निकालने का क्या तरीका है, यहाँ से एक रे गई, एक वेव गई, दूसरी यहाँ गई। ठीक है,
दूसरी किसी से कितनी बड़ी है, एक दूसरी किसी से कितनी बड़ी है। जैसे ये स्क्रीन है, एक यहाँ से गई, एक यहाँ से गई, ये बड़ी है। कितनी बड़ी है चेक कर लो, परपेंडिकुलर डाल दो। अब ये और ये बराबर है, कितनी बड़ी थी, इतनी, समझ गए ना। तो परपेंडिकुलर डाल दो। S2L मेरे पास क्या आ जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब ये देखो सेंटर से एक रे डाली क्योंकि थीटा स्मॉल है, क्योंकि डी जब बहुत छोटा होगा तो थीटा स्मॉल होगा, थीटा स्मॉल होगा। तो देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, तो ये भी एंगल थीटा। ठीक है, हमें डेल्टा एक्स निकालना है। S1 S2L ट्रायंगल, ये है D, ये है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बाई डी, डेल्टा एक्स बाई डी, तो डेल्टा एक्स बाई डी थीटा 90, तो या 90 के सामने हाइपो थीटा के, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपो, डेल्टा एक्स बाई डी, डेल्टा एक्स बाई डी साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया भाई, डी साइन थीटा। दिस इज पाथ डिफरेंस। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे आगे जाके, ध्यान रखना है आप लोगों को भी, जब डी बहुत छोटा हो, अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब ये सेंटर लाइन देखो, ओ पी सी, OPC ट्रायंगल में ये वाई, ये डी, ये थीटा। ठीक है, सिंस थीटा इज स्मॉल, तो थीटा कंपेरेबल टू साइन थीटा कंपेरेबल टू टेन थीटा, पता है आपको, बहुत बार यूज किया हमने। तो डेल्टा एक्स रिटर्न एज डी टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा वाई बाई डी। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, साइन क्या है 10, वाई बाई डी। वही फॉर्मूला आ गया या नहीं आ गया, वाई डी, अरे बात तो एक ही है। डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस क्या आ गया, वाई डी, वही बात आई। साइन की टर्म में थीटा स्मॉल है, यहाँ थीटा स्मॉल है, 10 ले लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इस टाइप से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी बुक में आपको वो मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन दोनों अपनी जगह अलग अलग है। पहले वाला जनरल मेथड था, यहाँ पे डी जब बहुत छोटा हो तो ये लगा सकते हैं, क्लियर। लेकिन जनरली अब जेई में जो सवाल आते हैं उसमें डिफरेंस करना पड़ता है। हम करेंगे क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में, फुल हर टॉपिक के ऊपर अच्छे बुरे सब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब इतना मुझे समझ में आ गया, सेंटर वाई डिस्टेंस के ऊपर मैक्सिमम मिनिमा क्या बनेगा वो हमें चेक करना है। तो डायग्राम माइंड में सेट हो गया आपके। अब पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आ गया वाई डी। ठीक है, अब देखो फॉर ब्राइट फ्रिंजेज मतलब मैक्सिमा, क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस इज एन लैम्बडा। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंजेज, पाथ डिफरेंस ये आया था। सो वाई डी इक्वल टू एन लैम्बडा। ठीक है, ध्यान देना, एन का मतलब एनथ फ्रिंज, एन का मतलब एनथ फ्रिंज, तो वाई अलग अलग होगा, वाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी स्क्रीन पे, तो इसको वाई एन कर सकता हूँ मैं, एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, तो वाई एन अगर निकालते हैं यहाँ से क्या आएगा, एन लैम्बडा डी बाई डी। बोलो बोलो, वाई एन क्या है, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑन स्क्रीन, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन देगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है भाई, वाई एन एन लैम्बडा डी बाई डी, फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब किस किस पोजीशन के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, y0, एन को 0 करो 0, इसको बोलते हैं 0 ऑर्डर मैक्सिमा, मैक्सिमम ऑर्डर है ना, और सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, y1 रखो लैम्बडा डी बाई डी, y2 रखो
2 लैम्डा डी बाई डी एंड y3 3 लैम्डा डी बाई डी, y4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास पोजीशन आ गई। कैसे आई? स्क्रीन, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, सेकेंड मैक्सिमा। तो इन मैक्सिमा में डिफरेंस कितना है सोच के देखें। इन मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, तो कोई भी दो मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? डिफरेंस कहलाता है बीटा। फ्रिंज विड्थ क्या कहलाता है? ये दो ब्राइट फ्रिंजेज के बीच की डिस्टेंस। दो ब्राइट का मतलब टू ब्राइट कंजिक्यूटिव फ्रिंजेज। कैसे? एक टर्म डिफाइन करेंगे, तो ये सब आ गया। हम डिफाइन करेंगे फ्रिंज विड्थ बीटा। इट इज द डिस्टेंस और सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज। एनी टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज, कोई दो लगातार ब्राइट फ्रिंज है, उनके बीच की डिस्टेंस जो अभी मैंने बताया, कंजिक्यूटिव एक के बाद जस्ट अगली, उसको बीटा बोलेंगे। तो बीटा क्या आएगा? y1 माइनस वाई नॉट, सेंटर फर्स्ट, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, कोई भी घटा लो। डिफरेंस क्या आएगा? देखो, दिस माइनस दिस, लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई डी माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ क्या है? सभी की सेम। बात समझ में आ गई? फ्रिंज विड्थ फॉर ऑल ब्राइट फ्रिंजेज इज सेम। फॉर्मूला आ गया मेरे पास, सी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? सेपरेशन बिटवीन ऑल ब्राइट फ्रिंजेज इज सेम। सभी ब्राइट फ्रिंजेज के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है बेटा? सेम, इक्वल सेपरेशन है। ठीक है, अब ये चेक करना है कि सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट है, उसके बाद जितनी बनेंगी क्या सभी की इंटेंसिटी सेम है या डिक्रीज होती जाएगी? तो देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला था, इंटेंसिटी आई मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या था? प्रोपोर्शनल टू आर मैक्स का स्क्वायर। तो आई मैक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आर मैक्स ए प्लस बी आया था, याद होगा आपको। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, पहली स्लिट में जो लाइट आ रही है उसका एम्पलीट्यूड, सेकंड का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो किसी भी टाइम आप देखोगे ए प्लस बी तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना। इसका मतलब ये चीज़ कांस्टेंट है, और ये चीज़ अगर कांस्टेंट है इसका मतलब ऑल ब्राइट फ्रिंजेज आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। ऑल ब्राइट फ्रिंजेज आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, सभी ब्राइट फ्रिंजेज इक्वल इंटेंसिटी ही हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सभी ब्राइट फ्रिंज के बीच में सेपरेशन सेम है, इक्वल इंटेंसिटी की है। और कोई ब्राइट फ्रिंज आपको निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या आया था? एन लैम्डा डी बाई डी। याद आ गया? फ्रिंज विड्थ है लैम्डा डी बाई डी, ये है एन लैम्डा डी बाई डी, इतना ही फर्क है। हाँ या ना? ठीक है भाई, याद हो जाएगा। ओके, तो ब्राइट फ्रिंजेज के बारे में मुझे समझ में आ गया। तो इसको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंजेज या मैक्सिमा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ जाती है। बहुत अच्छे, आसान सा टॉपिक है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फॉर डार्क फ्रिंजेज और मिनिमा। तो भाई पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव का मतलब मिनिमा क्या आया था? 2n-1 लैम्डा बाई 2, याद होना चाहिए। नाउ पाथ डिफरेंस क्या था हमारा? वाई डी, और n लगा देंगे क्योंकि n था स्क्रीन के ऊपर। ये क्या आ गया डार्क के लिए? 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है भाई, yn अगर मैं निकालता हूँ तो 2n-1 लैम्डा डी बाई डी और 2d। ठीक है, yn क्या है? पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेज ऑन स्क्रीन।
अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाओ, जीरो नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि n को जीरो करेंगे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये n 1 2 3 पुट करेंगे स्क्रीन के ऊपर, हमें ऊपर और नीचे, सेंटर से ऊपर नीचे पोजीशन मिलती जाएगी, कहाँ कहाँ पे डार्क फ्रिंजेज बनेंगी और कितनी बनेंगी, उसके लिए भी एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, हम ड्राइव करेंगे। बात समझ में आ गई? तो YN पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेज, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। कहाँ कहाँ बनेगी चेक करो, पुट n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो y1 क्या आएगा भाई, 1 पुट करो, 2n इंटू 1 is ये, तो लैम्डा डी बाई 2d। y2 आ जाएगा 3 लैम्डा डी बाई 2d, चेक कर लो, 2 2 जा, n की जगह 2 रखो, 2 2 4, 4 माइनस 1 3, y3 3 की जगह 3 2 जा 6 5, इसी टाइप से y4 7 लैम्डा डी बाई 2d एंड सो ऑन। फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंजेज, डार्क फ्रिंजेज की फ्रिंज विड्थ का मतलब है सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज, कोई दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज के बीच की डिस्टेंस। अब ये कैसे, ये भी निकाल के देख लो, और आप लोग सरप्राइज होंगे कि दोनों ब्राइट और डार्क के लिए फ्रिंज विड्थ सेम आती है। तो बीटा लिख सकता हूँ y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3। चेक कर पाएंगे सबका वही आएगा, चेक कर लो, y2 माइनस y1 3/2 1/2, 3/2 माइनस 1/2 1 लैम्डा डी बाई डी आ गया। 5/2 माइनस 3/2, 5/2 का मतलब ढाई, डेढ़, ढाई माइनस डेढ़ 1 वही आएगा। 7/2 माइनस 5/2 1 वही आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रिंज विड्थ फॉर ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज इज सेम। ठीक इसी टाइप से ऑल्सो आई मिनिमा के आर मिनिमा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या आया, ऑल डार्क फ्रिंजेज आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, सभी डार्क फ्रिंजेज भी इक्वल इंटेंसिटी की हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? सभी डार्क फ्रिंजेज भी इक्वल इंटेंसिटी की होंगी। इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, जनरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करेंगे बाद में। ये बात समझ में आ गई भाई, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला दोनों का सेम है, और कोई ब्राइट और डार्क फ्रिंज निकालनी हो तो YN का फॉर्मूला आया था। ब्राइट के लिए YN n लैम्डा डी बाई डी, और डार्क के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। सिंस बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, इफ YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट apparatus is placed in a medium, then change in fringe width। फ्रिंज विड्थ क्या है, देखो स्क्रीन, ये ब्राइट और ये ब्राइट, तो ये जो सेपरेशन है यही तो बीटा है। इस सेपरेशन में क्या चेंज आएगा अगर पूरे अपरेटस को किसी लिक्विड में रख दिया जाए, तो किसी मीडियम में रख दिया जाए, तो देखो DD डू नॉट चेंज फॉर एनी मीडियम, बट लैम्डा चेंजेज, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई एन, एन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो किसी मीडियम के लिए ये चेंज आएगा। तो देखो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, बीटा डैश फॉर मीडियम लैम्डा डैश डी बाई डी,
तो बीटा डैश बाई बीटा, दोनों को डिवाइड करो, डी से डी कट जाएगा, लैम्डा डैश बाई लैम्डा। ठीक है, तो भाई लैम्डा डैश क्या है, लैम्डा बाई एन, 1 बाई एन। तो बीटा डैश बाई बीटा 1 बाई एन, बीटा डैश इक्वल टू बीटा बाई एन। एयर में जो फ्रिंज विड्थ आई थी वो फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी अगर आपको पता है तो उसको जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, न्यू फ्रिंज विड्थ आ जाएगी, न्यू फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। बात समझ में आई? या फिर हम ये कह सकते हैं अगर वाई डी एस से ऑपरेटर्स को किसी मीडियम में रखेंगे तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी। इफ वाई डी ऑपरेटर इज प्लेस इन ए मीडियम देन चेंज इन फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज। समझ में आ गई? फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी क्योंकि एन एयर के लिए 1 होता है या वैक्यूम के लिए, उसके बाद तो बढ़ता ही है। एन इज ग्रेटर देन ऑलवेज फॉर एयर और वैक्यूम, 1 से ज़्यादा होता है, तो ये डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो पहले सेपरेशन जो भी था वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? फ्रिंज पास हो जाएंगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ओके, इसके बाद एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है ये 2 सोर्स थे हमारे पास, ये स्क्रीन था, स्क्रीन के ऊपर एक मैक्सिमा ब्राइट, दूसरा मैक्सिमा ब्राइट। ठीक है, यहाँ ये सेंटर है, सेंटर से एक वेव इधर गई, एक वेव इधर गई ना, और ये क्या था, बीटा। फ्रिंज विड्थ मान लो ये एंगल क्या है, अल्फा, मान लो ये एंगल क्या है, अल्फा, ये डिस्टेंस क्या है, डी। तो एंगल इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, तो एंगल इक्वल टू आर्क बीटा डी। यस और नो? बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा बाई डी। तो अल्फा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, अरे हाँ या ना? तो डी इक्वल टू लैम्डा बाई अल्फा। जेई ने 2012 में पूछा था, जेई ने 2012 में पूछा था 2 वेव्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, ठीक है, मीट्स ऑन द स्क्रीन ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो if alpha is the angle between 2 waves, alpha is the angle between 2 waves, find slit separation, find distance between slits। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर 2012 में या 11 में, आई थिंक 12 में था, आया हुआ है। जेई ने 2012 में इसके ऊपर पूछ लिया था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से हम कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे, ऐसे कर देंगे। अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा इक्वल टू बीटा बाई डी, और बीटा बाई डी क्या था, लैम्डा बाई डी। अरे हाँ या ना? था ना? तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 अल्फा। डिपेंड करेगा दोनों वेव के बीच में एंगल कितना है। 2 अल्फा है तो 2 अल्फा आ जाएगा, अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या दे रखी। किसी क्वेश्चन में ऐसे होगा, किसी में सिंगल होगा। कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं, आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस आ जाता है इसके ऊपर। ओके, तो एक चीज़ और शॉर्टकट में, बीटा क्या था, लैम्डा डी बाई डी। अगर इस डी से डिवाइड कर दूं तो दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, बात खत्म। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या थी, अल्फा। बात समझ में आ गई ना? ओके, तो ये भी आपके समझ में आ गया। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है। ओके, ये बात समझ में मुझे आ गई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद डिस्कशन ऑन बीटा, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा प्रोपोर्शनल टू डी, बीटा प्रोपोर्शनल टू डी, 1 बाई डी हो गया। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी, अगर डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा। इफ डी इंक्रीजेज बीटा इंक्रीजेज।
अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो बीटा भी इंक्रीज होगा, बट अप टू अ लिमिट। अगर बीटा हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये ब्राइट बीटा, अगर डी बढ़ेगा तो ये ब्राइट बीटा इंक्रीज, और ज़्यादा बढ़ाओगे तो सेपरेशन बढ़ता जाएगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन द फ्रिंजेज ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर मिलेंगी ही नहीं। इसलिए अगर डी इंक्रीज होता है तो बीटा डिक्रीज होता है। बीटा डिक्रीज होने का मतलब फ्रिंजेज आर क्लोज, बीटा डिक्रीज सेपरेशन कम हो जाएगा। इफ डी इज इंक्रीज बियॉन्ड अ लिमिट, अगर एक इसको लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बीटा बहुत कम हो जाएगा। बीटा इज टू स्मॉल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रिंजेज। तो इसका मतलब इसको एक लिमिट से ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं कर सकते या डिक्रीज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। एक लिमिट से ज़्यादा अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि फ्रिंजेज में सेपरेशन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, पूरा स्क्रीन ब्राइट हो जाएगा। और अगर इसको डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्क्रीन पे फ्रिंजेज आ नहीं पाएंगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जनरली सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है बेटा। बोर्ड एग्जाम्स में जनरली इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे फील करो कि ये बढ़ेगा तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगी तो बढ़ेगा, ओके, घटेगी तो घटेगा, ये बढ़ता है तो ये बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा बढ़ेगा तो स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेज आ ही नहीं पाएंगी, इसलिए एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसा ही इसमें, ठीक है। बात समझ आ गई। अभी तक हमने जो किया सारा मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए किया। अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं सारा का सारा किसके लिए पढ़ रहे हैं भाई, मोनोक्रोमेटिक लाइट। इफ वाइट लाइट इज यूज्ड, अगर हम वाइट लाइट यूज करें तो क्या होगा, फ्रिंजेज विल बी कलर्ड, ठीक है। सेंट्रल फ्रिंज इज वाइट, सेंटर पे जो फ्रिंज बनेगी वो वाइट हो गया। हमने पढ़ा ना मैक्सिमम कंडीशन n इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम आया था, तो n इक्वल टू जीरो का मतलब पार्ट डिफरेंस जीरो, तो पार्ट डिफरेंस जीरो का मतलब ये स्लिट ये सेंटर, यहाँ से गई यहाँ से गई, तो दोनों इक्वल हैं, तो a माइनस ए जीरो, पार्ट डिफरेंस जीरो और पार्ट डिफरेंस जीरो n लैम्डा, याद आ रहा है, और n अगर जीरो है तो जीरो, तो पार्ट डिफरेंस अगर जीरो है तो सेंटर पे क्या बनेगा, मैक्सिमा, ठीक है ना। n इक्वल टू जीरो सेंटर मैक्सिमा, तो सेंट्रल फ्रिंज वाइट होगी एंड अदर फ्रिंजेज आर कलर्ड। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या बोर्ड के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इफ S2P माइनस S1P इक्वल टू लैम्डा ब्लू बाई 2, इसका मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस जो है वो हाफ ऑफ लैम्डा है। n लैम्डा का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ब्राइट फ्रिंजेज, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, तो डार्क, तो लैम्डा b बाई 2, इसमें क्या होगा, इसका मतलब है सेंट्रल फ्रिंज इज वाइट, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ ब्लू कलर इज नॉट अवेलेबल इन फ्रिंजेज, ये यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ब्लू कलर नहीं है यहाँ पे, ब्लू कलर इज नॉट अवेलेबल, तो सेंट्रल फ्रिंज वाइट होगी एंड अदर फ्रिंजेज आर रेड, ब्लू नहीं होंगी, रेड मिलेगी आपको, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग, जैसे सेंट्रल वाइट टर्मिनेटिंग ब्लू मिलेंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लेना। अगर मैं यहाँ पर रेड कर दूँ तो यहाँ पर रेड कलर नहीं मिलेगा आपको, सेंट्रल वाइट एंड अदर फ्रिंजेज ब्लू,
ठीक है, सीबीएसई में भी आ चुका है, जनरली आपके यहाँ पे नीट वगैरह में ही पूछ लेते हैं। तो जो यहाँ पे λ/2 में कलर आ गया वो नहीं मिलेगा, बाकी सारे मिल जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो इंटरफेरेंस में आपने क्या नोट किया, ब्राइट फ्रिंज इक्वल इंटेंसिटी की, डार्क इक्वल इंटेंसिटी की। क्लियर है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। इसके बाद देखो इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन स्क्रीन ऑफ फ्रिंजेज। ये देखें, तो ये मान लीजिए हमारे पास इंटेंसिटी है और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसके ऊपर हम स्क्रीन से डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा और वहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, स्क्रीन यहाँ मूव करेंगे सेंटर। तो ज़रा देखो, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल इंटेंसिटी की थी, तो सेंटर पे मान लो ऐसे बनी और हम इसको ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएंगे तो आप ये देख पाएंगे ये ऐसे बन रही है हमारे पास। इसी टाइप से यहाँ पे ठीक, बात समझ में आ गई। ये इंटेंसिटी कितनी, 4I0, I0 इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स। हमने पढ़ा था कि दो सोर्स हैं, दोनों की अगर इंटेंसिटी सेम है तो ब्राइट फ्रिंज एग्जैक्टली ब्राइट होगी, डार्क एग्जैक्टली डार्क ब्लैक। क्योंकि अगर दोनों बराबर हैं तो आर क्या था, दोनों का एम्पलीट्यूड भी बराबर होगा, ए प्लस ए आर मैक्स, आर मिनिमा ए माइनस ए, 0। तो आर कितना हो गया 2a, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। अरे हाँ या ना, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो गई 4a स्क्वायर 4I0। ठीक है, यहाँ बीच में मैं एक लाइन डाल देता हूँ 2a स्क्वायर या 2I0। ये क्या है, इसका मतलब है अगर दोनों सोर्स कोहेरेंट नहीं है तो इंटेंसिटी क्या होगी 2I0। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करता हूँ 2 मिनट में। कि क्वेश्चन पूछा था जेई ने। अब यहाँ देखो, डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या कंडीशन थी, 2n-1 λ/2 थी ना, और 2n-1 पाई फेज डिफरेंस था, याद आ रहा है। तो n की वैल्यू 1 रखूँगा तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। ये माइनस पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 5 पाई, क्योंकि ओरिजिन से नीचे की तरफ है इसलिए माइनस का हो गया। ये एंगल की टर्म में है। अगर लैम्डा की टर्म में लिखें तो क्या आएगा, 2n-1 λ/2, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन, माइनस λ/2, माइनस 3 λ/2, माइनस 5 λ/2, माइनस 7 λ/2। बात समझ में आ गई। और यहाँ 0, पार्ट डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0। बात समझ में आ गई। किसी भी टर्म में आप लिख सकते हो, फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए ये। तो इंटेंसिटी वेरिएशन जनरली पूछ लेते हैं, आना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। देखो हम थ्योरी डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए भी, नीट के लिए भी, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब जेई ने क्वेश्चन पूछ लिया एक बार, ठीक है, 2011 में क्या पूछा, स्लिट्स जो हैं दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है, दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है। स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी सेंटर पे होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी अगर दोनों सोर्स कोहेरेंट हैं और अगर दोनों सोर्स इनकोहेरेंट हैं, और दोनों का रेशियो क्या होगा। अगर दोनों सोर्स कोहेरेंट हैं तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। 5 अगर 0 है तो 4I0। कोहेरेंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी क्या आ गई, 4I0। बात समझ में आ गई भाई। अब इनकोहेरेंट है तो, सोर्स इनकोहेरेंट है तो आपको पता है कि फेज एंगल
कि एवरेज वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि फेज लगातार चेंज होता रहेगा। तो आई क्या होगा I0 प्लस 2 रूट I0 फॉर्मूला याद है cos फाई तो 0 हो गया, ये 0 हो गया तो ये हट गया, कितना आ गया 2I0। तो अगर सोर्स इनकोहेरेंट है तो 2I0, कोहेरेंट है तो 4I0, दोनों का रेशियो 4I0 बटे I0, 4I0 बटे में 2I0, 2 आ गया। यही आंसर था जेई के लिए। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो कोहेरेंट है तो फॉर्मूला लगाओ, इनकोहेरेंट है तो cos 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये मैंने बनाया यहाँ पे। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है। तो इंटेंसिटी वेरिएशन के ऊपर मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया था। कंसेप्ट अगर मेरे ओके हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के दे दे मैं कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, मैथ आपका थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार भाई बोर्ड में आ गया कि इंटेंसिटी वेरिएशन ड्रॉ करो, स्क्रीन की डिस्टेंस। अगर दोनों सोर्स इनकोहेरेंट है तो तो क्या होगा भाई, पूरा स्क्रीन ब्राइट, पूरा स्क्रीन क्या हो जाएगा ब्राइट, बात खत्म। ठीक है ना, ऑल फ्रिंजेज आर वाइट, कोई डार्क फ्रिंज होगी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे। ठीक है। एक चीज और, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर। क्या? ये दो स्लिट थी, ये था सेंट्रल मैक्सिमा और जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। सोर्स कहाँ रखा हुआ था? सेंटर पे। ठीक है। इफ S इज नॉट एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, S स्क्रीन के सेंट्रल लाइन पे, एट सेंट्रल लाइन ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के सेंट्रल लाइन में नहीं है, कुछ ऊपर नीचे है, तो सेंट्रल मैक्सिमा भी कुछ ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है। देन जीरो ऑर्डर मैक्सिमा ऑल्सो शिफ्ट अप और डाउन। और कितना शिफ्ट होता है वो हम निकालेंगे, वो डिपेंड करेगा इसकी डिस्टेंस पे। मान लो S यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ से ये ऐसे गई, यहाँ से ये ऐसे गई। ठीक है, ये P पॉइंट पे पता करना है। मान लो तो ये S1, ये S2। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? ये ज़्यादा है ना, तो S2 S2P ऐसे निकालेंगे, माइनस S1 प्लस S1P। यहाँ से देखो S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P और प्लस SS2 माइनस SS1, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। बात समझ में आ रही है? अगर आपको कंडीशन दी हुई है D मच लेस देन D, तो आपको पता ही है कितना होता है, D साइन थीटा हो जाएगा। और SS2 माइनस S1D भी आपको कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अरे हाँ या ना? और अगर सेंटर का चेक करना है, सेंटर का चेक करना है तो क्या होगा, फॉर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, सेंटर का चेक करना है, इसको जीरो कर दो तो ये क्या आया, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो होगा तो इस टर्म को इधर ले आओ, SS2 माइनस SS1 D साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो भी निकालना है, ये जो भी वैल्यू आएगी, जो भी कंडीशन गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा हमें कितना शिफ्ट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? उसके अकॉर्डिंग मुझे पता लग जाएगा कितना शिफ्ट होगा। वैसे D साइन थीटा क्या होता है, Y0 D/D। भाई Y होता है सेंटर के लिए, ये हो जाएगा। तो यहाँ से Y0 आ जाएगा आपके पास D/D SS2 माइनस SS1, ये जो भी गिवन होगा। मेरी बात समझ में आई? ये प्लस ये प्लस ये दोनों को माइनस कर दो। ये पता है D साइन थीटा, D साइन थीटा क्या होता है Y/D। इसको जीरो करेंगे तो शिफ्ट आ जाएगा, कितना आया। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जनरली जेई में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जनरली जेई में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है बेटा,
ओके, तो ये थी कंप्लीट थ्योरी ऑन फ्रिंज विड्थ YDSC एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद अभी ये थ्योरी खत्म नहीं हुई, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कितने बनेंगे, मेरी बात समझ रहे हो, और फ्रिंजेस की शेप कैसी होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।